नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधे ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। कोने में सुनाई पड़ती है कि इस बार कमल फूल की सरकार बनेगी। इन्होंने युवाओं के भर्ती घोटाले में घोटाला किया। पूरे भारत में कहीं पर दलित युवा निवस्त्र होकर जुलूस नहीं निकाले। रायपुर में दलित युवाओं ने निवस्त्र होकर जुलूस निकालना पड़ा। मैं आज युवाओं को कहकर जाता हूं, हमारा मोदी गारंटी है 1 लाख रिक्त सरकारी पदों पर पारदर्शी तरीके से युवाओं को नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। एम्स के तर्ज पर हर एक संभाग में सिम्स बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और आईआईटी के तर्ज पर सीआईटी बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हजारों युवाओं को सीआईटी में एडमिशन देकर टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इसके साथ साथ हमने तय किया है कि किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल, कितना भाई, जोर से बोलो कितना, 21 क्विंटल धान 3100 रुपया से भाजपा सरकार खरीद करेगी, हर किसान का खरीद करेगी। छत्तीसगढ़ के सारे किसानों को इससे बड़ा तोहफा भारतीय जनता पार्टी का हो ही नहीं सकता। मित्रों, ये जो सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार है, ये कांग्रेस पार्टी है, ये ओबीसी विरोधी पार्टी, पिछड़ा वर्ग विरोधी। इतने सालों से ना काका साहब कालेलकर कमीशन का, ना मंडल आयोग का कांग्रेस ने अमल किया। जब मंडल आयोग को जमीन पर उतारा गया, राजीव गांधी ने विरोध किया था और 70 साल से पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देकर पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम। नीट में, मेडिकल में, एमबीबीएस और एमएस में 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को दिया। आईआईएम में पढ़ने वाले सभी पिछड़ा वर्ग के बच्चों को 1 लाख रुपया का स्कॉलरशिप दिया। अपने मंत्रिमंडल में 27 मंत्रियों को पिछड़ा वर्ग का बनाकर पिछड़ा वर्ग को भारत सरकार में सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी। माताओं, भाइयों और बहनों, मुझे ये बताओ कि आप मुझे एक बात बताओ, एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो भाई, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? ये कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 को बचा कर रखी थी। अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण, तुष्टीकरण की नीति के कारण धारा 370 बचाकर आतंकवादियों को पनाह देने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया। आपने दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। मित्रों, और एक कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उस वक्त ये राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा को? अरे जानते हो यार, नहीं जानते हो यार? जानते हो ना? अरे जानते हो ना? ये राहुल बाबा संसद में मैं जब बिल लेकर खड़ा हुआ, कहते थे मत हटाओ मत हटाओ। मैंने पूछा भला क्यों न हटाएं? तो उन्होंने कहा
कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। आपके समय में देश भर में बम धमाके होते थे, नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर देश को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। पीएफआई पर बैन लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसके साथ साथ रोहिंग्या घुसपैठियों को ऊपर भी नकेल कसने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। 11वें नंबर पर हमारा अर्थतंत्र था, 11वें नंबर पर से 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे तिरंगे झंडे को चंद्रमा पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। G20 कर कर दुनिया के कूटनीतिक क्षेत्र में भारत का झंडा बुलंद करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये माताएं बहनें बैठी हैं, माताओं बहनों को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाई और बहनों, मैं आज यहां पर आया हूं, आप सभी को करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि आने वाले दिनों पे डबल इंजन सरकार बनानी है। फिर से एक बार छत्तीसगढ़ में खुशहाली लानी है। कोई भुवनेश्वर साहू शहीद न हो, तुष्टीकरण की राजनीति में इस प्रकार के समाज की रचना करनी है और इसके लिए कमल फूल की सरकार बनानी है। मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो, दबाओगे? आगे आओ भाई दोनों लोग। हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनाओगे? 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो चलिए अब बात करते हैं राज्यों की। अलग अलग राज्यों से आपको खबर सुनाते हैं और दिखाते भी हैं। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, अनुराग ठाकुर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। अनुराग ठाकुर ने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। भूपेश बघेल को जनता को देना होगा जवाब। कई भ्रष्टाचार मामलों में भूपेश बघेल का हाथ है। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बघेल पर निशाना साधा है। भूपेश बघेल को जनता को जवाब देना होगा। कई भ्रष्टाचार के मामलों में भूपेश बघेल का हाथ है। चुनावी मौसम के दौरान बयानबाजी का दौर चल रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 17 नवंबर को जनता की अदालत में भूपेश बघेल को जवाब देना पड़ेगा और उसके बाद सलाखों के पीछे रहकर देश की अदालत में भी जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक नहीं अनेकों भ्रष्टाचार के मामलों में भूपेश बघेल का हाथ साफ नजर आता है। सत्रह को जनता की अदालत में जवाब देना पड़ेगा भूपेश बघेल को और उसके बाद सलाखों के पीछे रहकर देश की अदालत में भी जवाब देना पड़ेगा।
ये एक नहीं अनेकों भ्रष्टाचार के मामले में भूपेश बघेल जी का हाथ साफ नज़र आता है। कैसे छत्तीसगढ़ को लूट के अपनी और अपने आकाओं की यानी कि कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं की तिजोरियां भरी, अब छत्तीसगढ़ की जनता इनको माफ नहीं करेगी। 17 को जनता की अदालत में हमारे साथ सहयोगी अनिल पुसतकर जी जुड़ गए हैं, स्टेट हेड हैं। अनिल जी, देखिए चुनावी दौर है और बयानबाजी का जो दौर चल रहा है उसमें कोई भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से बाज नहीं आ रहा है। जी चारों, देखिए आप प्रचार खत्म होने जा रहा है और कुछ ही घंटे बचे हैं, तो मौका कोई चूकना नहीं चाह रहा है। और ये अनुराग ठाकुर कल जो है इन्होंने भूपेश बघेल पर जो है उनके तर्कश का कोई तीर ऐसा जो बचा नहीं था जो उन्होंने नहीं छोड़ा। लगातार वो हमले कर रहे हैं और उन्होंने तो साफ साफ यहाँ तक कह दिया कि सलाखों के पीछे रहकर उनको अदालत में भी जवाब देना पड़ेगा। एक महादेव ऐप को लेकर आज तक करते रहे, वो उन्होंने साफ कहा कि भाग भूपेश भाग, कहाँ तक भागेगा। तो ये अब ऐसा लगता है कि जो अंतिम दौर का जो प्रचार प्रसार है वो और आक्रामक होते जा रहा है और आक्रमण का कोई मौका कोई नहीं चूक रहा है। भूपेश बघेल भी लगातार आक्रमण कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पर भी आक्रमण कर रहे हैं। अमित शाह को अभी छत्तीसगढ़ में वो एक आम सभा में आपने सुना, वो कह रहे थे कि जो कांग्रेस ने जो है 70 साल तक पिछड़ा वर्ग को आयोग को मान्यता नहीं। देखिए अब एक नया फैक्टर अब इस इलेक्शन में दिख रहा है, वो है ओबीसी। ओबीसी को लेकर अब सभी पार्टियां कंसर्न दिख रही है, बहुत ताकत लगा रही है ओबीसी को अपनी तरफ, क्योंकि आदिवासी बहुल जो क्षेत्र है वहां पर तो उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन ये एक फैक्टर है जिसको लेकर राहुल गांधी लगातार हमले कर रहे हैं भाजपा पर कि ये जातीय जनगणना नहीं करा रही है और ओबीसी के हम सच्चे हितैषी हैं। तो आज जो है मंडल कमीशन से लेकर सारी बातें अमित शाह ने कही और कोई भी मौका कोई भी नेता चूकना नहीं चाह रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है वो निशाने पर है, महादेव ऐप के जरिए कह लीजिए। और जिस तरह अनुराग ठाकुर ने कहा कि वो बहुत से मामले में भूपेश बघेल का हाथ देख रहे हैं भ्रष्टाचार का, तो ये एक नया एंगल अभी निकल कर आया है और पता नहीं और कौन से वो भ्रष्टाचार के मामले निकलते हैं। तो देखिए अभी उनका जो ये कहना है कि अदालत के पीछे सलाखों के पीछे रहकर अदालत को जवाब देना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा बयान है, इसके बहुत गंभीर मायने हैं और ये जिसको कह सकते हैं कि आखिरी वार है, ये लोहार का वार। जी अनिल जी, ये भी है कि देखिए जहां पे अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा है, वहीं सीएम भूपेश बघेल ने दरअसल ये कहा है कि पीएम मोदी को तो अहंकार हो गया है, लगातार जो जीत मिल रही है। उन्होंने कहा कि जनता और हमारे नेता को आप गाली दे रहे हैं, आपको अब जनता से माफी मांगनी होगी। नहीं, बिल्कुल भूपेश बघेल देखिए यहाँ पर जो है जो छत्तीसगढ़ में लड़ाई भूपेश वर्सेस मोदी की, भूपेश वर्सेस बाकी और कोई छत्तीसगढ़ का नेता दिखता नहीं। भूपेश बघेल सीधा आक्रमण करते हैं तो नरेंद्र मोदी पे करते हैं और जब से वो सरकार में आए, जब से वो सत्ता में आए 5 साल से लगातार इतना ऑफेंसिव कांग्रेस का कोई लीडर नहीं रहा मोदी के अगेंस्ट जितना भूपेश बघेल रहे। भूपेश बघेल कोई मौका नहीं चुकते, उन्होंने आईना तक भेज दिया था मोदी को और वो अभी भी कह रहे हैं कि मोदी की सारी गारंटियां फेल है। कर्नाटक से लेकर सारी गारंटियां जो उन्होंने दी और जनता ने उनको स्वीकारा भी नहीं, तो वो लगातार हमले कर ही रहे हैं कि आप जुमलेबाजी करते हैं, वो 15 लाख की बात करते हैं। तो भूपेश बघेल मौका चूक नहीं रहे, भूपेश बघेल अकेले ही कमान संभाले हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। ऐसा लगता है कि कांग्रेस की बाकी लीडरशिप तो वो उस मामले में जो है उनके साथ बराबर क्या उनके साथ भी खड़ी नजर नहीं आती, अकेले भूपेश ही तो कमान संभाले हुए हैं चारों। बिल्कुल। एक चीज और अनिल जी, अगर हम देखें तो क्या लगता है चुनावी मुद्दों में ये पहले से ही माना जा रहा था कि महादेव ऐप जो है ये एक जरूर मुद्दा ऐसा बनेगा जिस पर बीजेपी घेराव करेगी, क्योंकि निशाना सीधा सीएम बघेल पर है। और अब अनुराग ठाकुर ने भी इशारों में कह दिया है कि अदालत में सलाखों के पीछे जवाब तो देना होगा। देखिए जिस तरह से ईडी की जो चार्जशीट आई है, ईडी का जो प्रेस नोट आया है, जो एक असीम दास जो पकड़ाया जिसके पास 5.39 लाख रुपए पकड़ाए हैं, वो 5 करोड़ 39 लाख रुपए पकड़ाने के बाद जो प्रेस नोट जो ईडी ने जारी किया उसमें साफ साफ लिखा है कि जो है किसी बघेल नाम के नेता को देने आए थे। फिर उसके बाद भूपेश बघेल का नाम भी लिखा है गवाहों के हवाले से। उसके बाद साथ ये भी लिख दिया है कि These are subject matter of investigation। तो these things are subject matter of investigation माने जांच में वो भूपेश बघेल को तो ले ही चुके हैं। तो इसीलिए जो है आज जो अनुराग ठाकुर अगर कह रहे हैं कि भूपेश बघेल को जवाब देना पड़ेगा महादेव ऐप पे, तो यही कारण है।
महादेव एक बड़ा मुद्दा तो होना ही था, क्योंकि अब ना धान मुद्दा रह गया, ना किसान मुद्दा रह गया, क्योंकि 2-4 घंटे बचे, 2-4 घंटे में जो पब्लिक को टच कर जाए, पब्लिक को हिट कर जाए, इसीलिए अब जो है ओबीसी भी एक बड़ा एक इशू और बनकर आ रहा है। बीजेपी से अभी ज्यादा तक मुद्दा इसलिए बना रही क्योंकि सीधा सीएम भूपेश बघेल पर टारगेट कर पा रही है इसके जरिए। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल जी। आगे बढ़ते हैं। सीएम बघेल का पीएम को जवाब, जनता और हमारे नेताओं को गाली दी है, जनता से माफी मांगनी चाहिए। पीएम मोदी को अहंकार हो गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने जनता को गाली दी है, उन्होंने हमारे नेता को गाली दी है। मोदी को इतना अहंकार हो गया है कि अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते हैं और यह अहंकार रावण का नहीं रहा तो मोदी का अहंकार कहाँ टिकेगा। ये अहंकार कहाँ टिके। पहली बात तो ये है कि उन्होंने जनता को गाली दी, हमारे नेता को उन्होंने गाली दी, और मोदी जी को इतना अहंकार हो गया कि अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं, और ये अहंकार रावण का नहीं रहा तो मोदी का ही अहंकार कहाँ टिकेगा। उधर छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने 17 नवंबर को होने वाले चुनावों को लेकर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सभी मतदाताओं और खासकर युवाओं से मतदान में हिस्सा लेने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने चुनावी वादों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने गारंटी में स्पष्ट कहा है कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवाज देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और पूरी ईमानदारी के साथ पीएससी घोटाले सहित अन्य घोटालों की जांच की जाएगी। माताजी वंदन योजना के संबंध में, धान खरीदी के संबंध में, बाकी संबंध में हमने कहा है कि तत्काल इसमें हम निर्णय लेंगे और प्रथम कैबिनेट में ही इस पर चर्चा होगी। अब तो ये स्पष्ट हो गया और दुनिया के सारे सर्वे भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को एक तरफा नहीं सोचना चाहिए। अगर किसी भी तरह का नैसर्गिक बयान देना गलत है तो ये बात सिर्फ प्रियंका गांधी नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं पर भी लागू होनी चाहिए। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, इलेक्शन जो कमीशन है वो वन साइडेड होकर नहीं, वो सबको देखे कि मोदी जी ने अभी जो बात बोली है इस पे भी संज्ञान लेना चाहिए, इस पे भी कार्रवाई करें। चुनाव आयोग तत्काल प्रधानमंत्री जी से पूछे कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल चुनाव में नहीं करना चाहिए। इस तरह की बात बोल रहे हैं तो केवल अगर प्रियंका जी के लिए ये बात आती है, मैं समझता हूँ कि ये प्रधानमंत्री और देश का कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। उस कानून के दायरे में चुनाव आयोग को निश्चित तौर से उस पर नोटिस देना चाहिए और संज्ञान में लेना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर भाई दूज का पावन पर्व बड़े उत्साह से मनाया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सभी बहनों को भाई दूज की शुभकामनाएं दी। प्रदेश की सभी बहनों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां रहे। साथ ही उन्होंने लाडली बहना योजना के तहत सभी बहनों के खातों में 1250 रुपये प्रति महीना जमा होने वाली राशि को बढ़ाकर अब 3000 रुपये करने का ऐलान कर दिया है। और मेरे बेटा बेटियों, मैं जहाँ जाता हूँ छोटे छोटे बच्चे ही मेरे बैठे हैं, भांजे, मेरी भांजिया, कितने ध्यान से सुन रहे मुझे। ये थोड़ी जानते हैं कि ये कोई सीएम है, ये तो जानते हैं अपना मामा आया है और मामा आया, चलो ये तो मामा के लिए आते हैं। मेरे बच्चों, तुम्हारा भविष्य बर्बाद नहीं होने देगा। अब मैं अपने सब बच्चों के लिए बना रहा हूँ सीएम राइज स्कूल। घोड़ा डोंगरी में क्या बन रहा है? शाहपुर में बन रहा है, चिचौली में। मेरे बेटा बेटियों, ये सीएम राइज स्कूल कैसा है बताऊं तुम्हें? बड़े बड़े लोगों के बेटा बेटी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। उन प्राइवेट स्कूल से अच्छा स्कूल तुम्हारे लिए मैं बना रहा हूं, सीएम राइज स्कूल। और ये एक दो नहीं रहेंगे,
गुरुजी भी हमारे बैठे हैं और मंगल भाई भी बैठे हैं। पूरे क्षेत्र में गंगा जी 10 सीएम राइज स्कूल बनाना है अपन को। बीजादेही में भी एक बनाएंगे। उधर एमपी में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पन्ना के पवई विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में होली दिवाली जैसे त्योहारों के वक्त प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था, जबकि आज मध्य प्रदेश विकास की तरफ बढ़ रहा है। हाईवे और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर फोकस किया जा रहा है। अब याद करिए, कांग्रेस के समय ये मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, लेकिन आज विकसित हो चुका है। बीमारूपन से दूर होकर, इसको दूर करके विकसित राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को एक स्थान दिला दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहेंगे न्यूज़ इंडिया के साथ।